हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन की ये काफ़ी फेमस बुक है, जिसमें वो हमें सिखाते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को कैसे पहचानें, जिससे हमें पता चलता है कि जो लोग कुछ करते हैं वह क्यों करते हैं। हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मुखौटे के पीछे छिपे लोगों के असली चेहरों को कैसे पहचानें। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बुक हमें सक्सेस, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बेहतरीन टूल्स और नॉलेज प्रदान करती है। इस बुक में कुल 18 चैप्टर हैं। मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है और मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल से बताऊंगी। आज की इस ऑडियो बुक समरी में चैप्टर 9 तक बताऊंगी, बाकी के 9 चैप्टर की समरी मैं आपको इसके अगले पार्ट में बताऊंगी। और साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट बातों को, जो शॉर्ट में दोहराऊंगी, ताकि इस ऑडियो बुक में बताई गई सभी बातें आपको आसानी से याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। नंबर 1 है स्वयं के इमोशनल को वश में कैसे करें। राइटर का कहना है कि भले ही हम अपने फ्यूचर को खुद के कंट्रोल में समझते हैं, लेकिन अक्सर हम अनजान होते हैं कैसे हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं। हमारे इमोशंस हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और इस तरह हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं और जीवन में अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। रैशनैलिटी यानी कि तार्किकता एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें इमोशन से हटकर तार्किक तरीके से सोचने, जिंदगी की रियलिटी से हमारी पहचान कराने में मदद करती है। एक बार जब एथेंस पर स्पार्टा ने हमला कर दिया, तो प्राचीन एथेंस के महान राजनेता पेरिक्लेस ने सभा को संबोधित करते हुए उन्हें युद्ध से बचने के लिए एक योजना बनाई। पेरिक्लेस एक रैशनल व्यक्ति थे। वह ज्ञान की देवी अथीना की पूजा करते थे और इस बात पर यकीन करते हैं कि रैशनल होकर ही प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन उसी समय एथेंस में प्लेग की बीमारी फैल जाने से कई लोग मर गए। उसमें से एक पेरिक्लेस भी थे, जिससे पेरिक्लेस का प्लान फेल हो गया। स्पार्टा की सेना ने इस बात का फायदा उठाया और एथेंस पर हमला कर दिया। एथेंस के लोग अपनी हार का कारण पेरिक्लेस को मारने लगे। एथेंस के लोग अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। उन्हें बार बार इर्रेशनल और निराशाजनक तरीके से युद्ध किया, लेकिन उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा। अपने इमोशंस के बहावे में आकर एथेंस ने अपनी सुख, समृद्धि और सेना दोनों गंवा दी। जब तक हम अपने और दूसरों के इमोशंस से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, तब तक हम रेटिनॉल नहीं बन पाएंगे। अपनी समझ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को और उनके कारणों को समझना जरूरी है। जिस तरह प्रैक्टिस से खिलाड़ी परफेक्ट बनता है, उसी तरह अपने थॉट्स पर ध्यान देने से इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। नासमझ व्यक्ति को उसके इमोशंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप है बायसिस यानी कि सुझाव को पहचानना। हम अक्सर वही कहते हैं और करते हैं जिससे हमें खुशी हो। स्टेप नंबर 2 है अपने इमोशंस और उनके कारणों को जानना। और तीसरा स्टेप है अपने अंदर की रेटिनॉल पावर को बाहर निकालने की दिशा में काम करना। यदि आप अपने इमोशंस और तर्कसंगतता के बीच तालमेल बैठा लेते हैं, तो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 2 है द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। सहानुभूति या एम्पैथी हमें सबसे जोड़ने वाली और सोशल पावर दिलाने वाली एक टूल्स है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी लाइफ का पर्पस न सिर्फ खुद से प्रेम करना, बल्कि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता यानी एम्पैथी रखना भी है। हर इंसान को अटेंशन की भूख जन्म से ही रहती है, इसलिए हम खुद की एक ऐसी इमेज बना लेते हैं जो न सिर्फ हमें अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाती है, बल्कि हमें हमारे मन में दूसरों से सुपीरियर भी बनाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने पेरेंट्स के क्वालिटीज को अपनाते जाते
जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि अक्सर ऐसे ही बच्चे नार्सिसिज्म बनते हैं जिनके पेरेंट्स या तो बचपन से ही उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं या बहुत अधिक ध्यान देते हैं और उन्हें किसी से मिलने जुलने का मौका नहीं देते हैं। नार्सिसिज्म ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बस खुद से प्यार करता है, जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। नार्सिसिज्म व्यक्ति हमेशा अट्रैक्शन की तलाश में रहता है, यानी वह खुद की अलग दुनिया बना लेता है जहाँ वह या तो खुद को सबसे कमजोर समझता है या सबसे बेहतर समझता है। वहीं एक एक्सट्रोवर्ट नार्सिसिज्म उल्टी सीधी हरकतों से लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वह हमेशा सेल्फ डाउट और स्ट्रेस से घिरा रहता है। ऑथर ने यहाँ पर 4 प्रकार के नार्सिसिज्म के बारे में बताया है। पहला है कंप्लीट कंट्रोल नार्सिसिज्म। कुछ नार्सिसिज्म न सिर्फ खुद को सबसे बेहतर साबित करते हैं बल्कि वे चाहते हैं कि दूसरे भी उनके हिसाब से ही चले। हिटलर और स्टालिन ऐसे ही नार्सिसिज्म व्यक्ति के उदाहरण हैं। दूसरा है थिएट्रिकल नार्सिसिज्म। कुछ लोग अट्रैक्शन पाने के लिए अक्सर ड्रामा करते हैं और बहाने बनाते हैं, उन्हें थिएट्रिकल नार्सिसिज्म कहा जाता है। तीसरा होता है म्यूचुअल नार्सिसिज्म। आमतौर पर कपल्स के बीच म्यूचुअल नार्सिसिज्म देखने को मिलता है। चौथा है हेल्दी नार्सिसिज्म। ऐसे लोग खुद के साथ साथ दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और उनके बिहेवियर को भी आसानी से समझ सकते हैं। रियलिटी में हम सब कहीं न कहीं नार्सिसिज्म ही हैं, लेकिन राइटर का कहना है कि सेल्फ लव के साथ दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और दूसरों को समझना भी जरूरी है। नंबर 3 है द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने चेहरे पर अच्छाई का एक मुखौटा पहनकर रखता है। लोग अक्सर अपने पोलाइट, खुशी और कॉन्फिडेंस से भरे बिहेवियर के पीछे अपनी जलन और इनसिक्योरिटी को छिपाकर रखते हैं। यदि हम लोगों के दिखावे को हकीकत समझेंगे तो हम उनकी असलियत कभी नहीं पहचान पाएंगे। हर व्यक्ति अपनी बातों और बिहेवियर के साथ कुछ नॉन वर्बल हिंट देता है, जिन्हें यदि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम काफी हद तक मुखौटे के पीछे छिपे व्यक्ति का असली चेहरा देख सकते हैं। 1919 में जब फेमस साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट मिल्टन एरिक्सन को पैरालिसिस का एक दौरा पड़ा, उस वक्त वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। इस समय उन्होंने अपने भाई और बहनों के बॉडी लैंग्वेज यानी बोलने का तरीका, हाव भाव जैसी चीजों को, बिहेव को ऑब्जर्व करने में बिताया। धीरे धीरे एरिक्सन को समझ में आ गया कि लोगों को ऑब्जर्व करके न केवल उन्हें बल्कि उनके कामकाज, पसंद नापसंद, झूठ बोलने के हिंट्स, उनका पास्ट सब कुछ जाना जा सकता है। बोलते समय हम लगभग 65% नॉन वर्बल हिंट का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप शांत होकर अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें तो आप उनके बात करने के तरीके से उनके मूड को भी समझ सकते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो नॉन वर्बल हिंट्स को पहचानना भूल जाते हैं। हम अपनी लाइफ में अपने हाव भाव पर ध्यान देकर और लोगों को ऑब्जर्व करके न सिर्फ लोगों के सामने सिंसियर और ऑनेस्ट दिख सकते हैं बल्कि लोगों के बिहेवियर और उनके असली मूड को भी समझ सकते हैं। नंबर 4 है द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। दोस्तों, दूसरों के साथ जुड़ने या काम करने से पहले उनके स्टेटस या उनके द्वारा उस वक्त दिखाई गई इमेज से इन्फ्लुएंस न होकर हमें उनके कैरेक्टर को समझने के लिए खुद को ट्रेन करना चाहिए। लोगों के हर दिन के हैबिट्स उन्हें एक ही काम दोबारा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर ऐसे पैटर्न को नजदीकी से देखें तो आप जान जाएंगे कि लोग कोई भी काम एक बार नहीं करते हैं। हर व्यक्ति बार बार अपने बिहेवियर को रिपीट करता है। कोशिश करें कि आप हमेशा मजबूत कैरेक्टर के लोगों की ओर अट्रैक्ट हो और टॉक्सिक या नेगेटिव टाइप्स के लोगों से दूर रहें। साथ ही अपने कैरेक्टर को भी ऑब्जर्व करें ताकि अपने रेगुलर पैटर्न को तोड़कर आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। राइटर ने अमेरिका के मशहूर फिल्म डायरेक्टर, बिजनेसमैन हावर्ड ह्यूजगे के एग्जाम्पल से समझाया है कि ओबीडिएंट और शर्मीले हावर्ड ह्यूजगे ने पेरेंट्स की मौत के बाद अब्यूसिव और विद्रोही बन गए थे। बिजनेस मैग्नेट ह्यूगेस की इमेज लोगों के सामने तो बहुत सक्सेसफुल पर्सन की थी, लेकिन उनकी लाइफ का पैटर्न स्ट्रेस और अपने आसपास की हर चीजों को कंट्रोल करने की भावना से भरा था। हर इंसान
इंसान का कैरेक्टर दूसरे से अलग होता है, लेकिन कुछ लोगों का बिहेवियर हमारे लिए टॉक्सिक रहता है। इस प्रकार के लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। जबकि रेबल या विद्रोही जिनका चरित्र एक्साइटिंग तो लगता है, लेकिन रियलिटी में उनमें बचपना होता है। पर्सनलाइजर ऐसे लोग दूसरों की हर बात का बुरा मान लेते हैं और हमेशा उस बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। इसके अलावा ड्रामा करने वाले, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले लोगों से भी दूर रहना चाहिए। नंबर 5 है इच्छाओं की एक मायावी वस्तु बने। दोस्तों, किसी चीज का हमारे पास होना या ना होना हमारे ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट डालता है। किसी चीज के ज्यादा होने से हम घुटन महसूस करने लगते हैं और किसी चीज का ना होना हमें उसकी ओर अट्रैक्ट करता है। हर इंसान के अंदर जो चीज उसके पास नहीं है उसे पाने का डिजायर सबसे ज्यादा होता है। यदि आप अपने आसपास मिस्ट्री या रहस्य बनाना सीख जाएंगे तो लोग आपको पाना चाहेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। जब भी लोगों के सामने ऐसी चीज आती है जो ना तो उनके पास है, जो ना ही उन्हें कभी मिल सकती है, तो वह लोगों का डिजायर बन जाता है। मशहूर सनिल फैशन की फाउंडर कोको चैनल को बचपन से ही उन चीजों की ओर अट्रैक्शन था जो उनके लिए प्रतिबंधित थी। वह हमेशा वो करना चाहती थी जो उसकी पहुंच से दूर था। लेकिन जब कोको चैनल को यह समझ में आया कि वह ह्यूमन नेचर का डिजायर है, तो उसने उसी का फायदा उठाया और अपने डिजायर को एक ऐसे मिस्ट्री में बदल दिया जिसे लोग सुलझाना चाहते हैं, जानना चाहते थे और हासिल करना चाहते थे। कोको चैनल की तरह आपको भी अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अपने डिजायर को जानने के बजाय यह जानने कि लोग क्या चाहते हैं, उसकी छुपी हुई इच्छा या डिजायर को पहचाने। अगर आपके प्रेजेंस में एक मिस्टीरियस प्रभाव होगा तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। लोगों को हमेशा अपने और अपने प्रोडक्ट के लिए एक्साइटेड बनाए रखने के लिए उन्हें सरप्राइज करें और उनके डिजायर को समझने की कोशिश करें। आखिर में रियलिटी के साथ गहरा रिलेशन बनाएं जो आपको शांत और फोकस्ड होने में मदद करेगा। हमेशा याद रखें कि आप अपने डिजायर के मालिक हैं, ना कि उसके नौकर, और अपना काम हमेशा और अधिक बेटर और इम्प्रूवड हो सकता है। नंबर 6 है एलिवेट योर पर्सपेक्टिव, यानी अपने दृष्टिकोण का विस्तार करें। हर इंसान का नेचर होता है कि प्रेजेंट में जो हमारे सामने होता है और हमें सुनाई देता है, हम केवल उसी पर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि हम लुभावने स्कीम और आसानी से पैसे कमाने जैसे वादों के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने जो अपने काम के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी से आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी नजर हमेशा बड़े प्रॉफिट पर होनी चाहिए जो शायद कभी आपको फायदा न दे, लेकिन फ्यूचर में जरूर फायदा देगा। शॉर्ट टर्म की सोच से अनजाने में और खतरनाक रिजल्ट मिल सकते हैं। ऐसा ही सन 1920 में यूएस में हुआ था, जब यूएस में शराबबंदी की गई थी। लेकिन ठीक उल्टा, इस फैसले से केवल शराब का कंजम्पशन बढ़ गया। यह डिसीजन बिना गहराई से सोचकर जल्द हल निकालने के लिए लिया गया था, इसलिए यह डिसीजन बुरी तरह से फेल हो गया। हम भी बाकी सभी की तरह प्रेजेंट में सुख ढूंढते हैं, लेकिन यदि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर चले तो न सिर्फ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि यह हमें और अधिक शांत और इफेक्टिव बनाएगा। अंत में यदि हम प्रेजेंट में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स और उनके कारण को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट की हर प्रॉब्लम की जड़ें पास्ट में छिपी होती है। नंबर 7 है द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। दोस्तों, लोग हमेशा सोचते हैं कि वो आजाद हैं, लेकिन जब कोई उन्हें फुसलाने या बदलने की कोशिश करता है तो वो डिफेंसिव बन जाते हैं। इसलिए लोगों को उनकी डिफेंसिव पोजीशन से हटाने के लिए हमेशा उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं खुद की मर्जी से कर रहे हैं, ना कि आपके कहने पर। लोगों के विश्वास पर कभी सवाल ना उठाए और ना ही उनकी इंटेलिजेंस और अच्छाई को लेकर उन्हें इनसिक्योर महसूस करवाएं। इससे कि वे और अधिक बिहेवनेस हो जाएंगे और आपका काम और भी अधिक मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के 36वें प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन लोगों को अपनी मुताबिक काम करवाने में मास्टर थे। जॉनसन का सिर्फ एक ही पर्पस था कि एक दिन यूएस का प्रेसिडेंट बनना। उन्होंने अपनी शुरुआती गुस्सैल इमेज को बदलकर अपने रास्ते से हटाकर सहयोगी दिलों को जीतने की कोशिश की। दूसरों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्होंने
उन्होंने लोगों पर कई तरह से एहसान किए। उन्होंने न सिर्फ दूसरों को बोलने का मौका दिया बल्कि ध्यान से उनकी बातें भी सुनी। इस तरह जॉनसन का एक दिन यूएस प्रेसिडेंट बनने का सपना पूरा हो गया। राइटर का कहना है कि जॉनसन की तरह ही मास्टर पर्सवेड यानी दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए जरूरी है। आप एक अच्छे लिसनर बने, अपने कॉन्फिडेंस से लोगों को इन्फ्लुएंस करें और लोगों की खुद के बारे में जो राय है उसे वैसा ही बने रहने दें। यदि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपने सेल्फ ओपिनियन को पहचानने और उससे दूरी बनाकर रखें, वहीं दूसरों के सेल्फ ओपिनियन से अग्री करें। नंबर 8 है द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। राइटर कहते हैं कि हम सभी दुनिया को अपनी तरह से देखते हैं। हर किसी का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। यह हमारा एटीट्यूड होता है और यह डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या होगा। यदि आपका रवैया डर का है तो आपको हर चीज नेगेटिव नजर आएगी। आप अपनी हर गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करेंगे। यदि हम डाउट महसूस करते हैं तो हमारी प्रेजेंस में दूसरे भी ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपना रवैया पॉजिटिव बनाकर अपने प्रॉब्लम से सीख सकते हैं और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। हमें अपने विल पावर की लिमिट को जानना चाहिए और देखना चाहिए कि वह हमें कितना दूर तक ले जाती है। एग्जाम्पल के लिए फेमस राइटर एंटोन चेखोव का बचपन मुश्किलों में बीता है। उनके पिता एक हिंसक और अब्यूसिव इंसान थे जिनका प्रभाव चेखोव के जीवन पर काफी लंबे समय तक रहा। वो काफी लंबे समय तक अपने पिता को माफ नहीं कर पाए और चिंता का सामना करते रहे। लेकिन समय के साथ चेखोव में सब गंभीरता से अपने पिता के बिहेवियर और उनके कारण को समझा तो उसके अंदर अपने पिता के लिए जो गुस्सा था वो खत्म हो गया। हम अक्सर अपने बचपन के डर और चोट को साथ लेकर चलते हैं और दुनिया के लिए एक नेगेटिव धारणा बना लेते हैं। हम इंसान को यह सोचना बंद करना होगा कि हम दुनिया की रियलिटी को जानते हैं और दूसरों की तरह ही दुनिया को देखते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी भी दुनिया को एक जैसे नहीं देख सकते हैं। कार्ल जंग के अनुसार हमारा एटीट्यूड हमारे दिमाग की काम करने और रिएक्ट करने की एबिलिटी है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग बचपन से ही दुनिया को नेगेटिविटी की तरफ देखते हैं कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता है। वो सिर्फ आलोचना और धोखे की उम्मीद करते हैं। अपने खुद के नजरिए को बड़ा करें, लोगों के बिहेवियर के पीछे का कारण जानने की कोशिश करें और खुद के जीवन का एक पर्पस बनाएं और उसे पाने के लिए अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ जाएं। नंबर 9 है अपनी डार्क साइड को पहचाने। लोग हमें अक्सर जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। उनके अच्छे और मिलनसार बाहरी रूप के पीछे नेगेटिविटी या गुस्सा छुपा हुआ होता है। हम अक्सर अपनी सेल्फिश मोटिव्स को हमारी डार्क साइड या नेगेटिव साइड के पीछे छिपा लेते हैं और दुनिया के सामने एक अलग इंसान के रूप में नजर आते हैं। हमें लोगों की डार्क साइड के हिंट को समझना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग हमारे लिए टॉक्सिक या हार्मफुल बन जाएंगे। दूसरों की बुराई देखने के साथ हमें अपनी डार्क साइड को भी पहचानना चाहिए। यदि आप अपनी डार्क साइड को अपनी पर्सनैलिटी में शामिल कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपकी ऑनेस्टी लोगों को आपकी और अट्रैक्ट करेगी। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, लेकिन वो लोग उन्हें करीब से जानते हैं। उन्हें मालूम था कि निक्सन की अच्छी और बुरी दो साइड थी। निक्सन बचपन से ही अपनी ओर अट्रैक्शन चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता का बदलाव निक्सन के प्रति अच्छा नहीं था। बचपन में जो भी हुआ उसका प्रभाव निक्सन पर पड़ा और उन्हें एक अच्छे और दयालु आदमी की इमेज बनाई। वहीं दूसरी ओर निक्सन की चिंता और सेल्फ डाउट उनकी डार्क साइड में बदल गई। सन 1974 में सीक्रेट टेप्स में निक्सन की डार्क साइड दुनिया के सामने आई। निक्सन अक्सर ही अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा हो जाते थे और अपनी गलती दूसरों पर डाल देते थे। हमें अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए। अक्सर लोग जिस प्रकार की इमेज लेकर घूमते हैं, स्ट्रेस के
समय उससे ठीक उल्टा बिहेव करते हैं। हमें अपनी डार्क साइड को भी न केवल पहचानना चाहिए बल्कि उसे समझना भी चाहिए। हमें अपनी डार्क साइड को किसी हार्मलेस तरीके से बाहर निकालना चाहिए, जैसे कि कोई जर्नल लिखकर या फिर कोई आर्ट फॉर्म अपनाकर। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी का आखिरी चैप्टर था। आज की ऑडियो बुक समरी में ऊपर बताए गए सभी इम्पोर्टेंट लेसन को हम दोबारा से दोहराएंगे। नंबर 1 है, हमारे इनरैशनल इमोशनल हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। इसके लिए हमें हमेशा सोच समझकर रैशनल तरीके से फैसले लेने चाहिए। नंबर 2 है, हम सभी कहीं न कहीं नार्सिसिज्म होते हैं, लेकिन हमें दूसरों को और उनके बिहेवियर को समझना चाहिए। इस तरह हम अपने नार्सिसिज्म को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। नंबर 3 है, लोग अक्सर अपनी सच्ची फीलिंग्स और अपने विचारों को अपने अच्छाई के मुखौटों के पीछे छिपाकर रखते हैं, लेकिन हम उनके बॉडी लैंग्वेज को समझकर उनके मूड और पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। नंबर 4 है, इंसान का नेचर होता है कि उसे दूसरों के पास जो चीज होती है वह खुद से ज्यादा अच्छी नजर आती है, लेकिन जब वह चीज हमें मिल जाती है तो वह हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं रह जाती है। नंबर 5 है, यदि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपने सेल्फ ओपिनियन को पहचानें और उससे दूरी बनाकर रखें। नंबर 6 है, हमें अपनी डार्क साइड को पहचानना चाहिए और उसे किसी हार्मलेस तरीके से बाहर निकालना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी, मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक सुनने के बाद आपका दुनिया को देखने और उसे समझने का, हर इंसान का अपना अलग नजरिया होता है, लोगों की असलियत पहचानने और उससे अपने आप को बचाने के लिए आपको ये ऑडियो बुक समरी जरूर सुननी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज की ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।